परिचय हो लेते हैं। देखो, ये हिंदी साहित्य में प्रथम, यहाँ से अक्सर एक सवाल किसी न किसी प्रकार से घूमता रहता है और एक जैसे सवाल है तो छात्र भी क्या है, भ्रमित हो जाता है। प्रथम, हिंदी का पहला कवि कौन है? तो हिंदी का पहला महाकवि कौन है? खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि कौन है? तो खड़ी बोली हिंदी का पहला समर्थ कवि कौन है? तो खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकवि कौन है? ये सब के सवाल देखो, तुम कितनों के जवाब देते हो बताओ। हिंदी का पहला कवि, भाई अलग अलग विचारकों के अनुसार तो अलग अलग है, पर कॉमन रूप से कोई हमसे पूछेंगे कि हिंदी का पहला कवि कौन है, तो आप क्या करके आओगे? सरेपा करके आओगे, है ना? तो सरेपा, अब राम कुमार वर्मा ने तो स्वयंभू का नाम लिया है, गणपति चंद्रगुप्त, शालिभद्र सूरी, ऐसे सबके अलग अलग है। हालांकि सबके अलग अलग याद रखने के अलावा हमको सार्वभौमिक मत भी याद रखना होता है। हिंदी का पहला कवि सरेपा है, और सरेपा विकल्प में न आए तो स्वयंभू है। मान लो सवाल ये आ गया कि निम्नलिखित में से हिंदी का पहला कवि कौन है, और अब आ जाएगा सरेपा, एक में आ जाएगा स्वयंभू, वो एक में आ जाएगा शालिभद्र सूरी, एक में स्वयंभू, एक में आ जाएगा अमीर खुसरो, एक में आ जाएगा अब्दुल रहमान, तब सरेपा तो विकल्प है ही नहीं। तो इसका मतलब वो सेकंड ऑप्शन जो है मजबूत वाला स्वयंभू, उसको पूछ रहे हैं। वैसे सरेपा क्यों माना गया है? क्योंकि सरेपा की जो भाषा है उसमें हिंदी के प्रारंभिक शब्द देखने को मिलते हैं, और वो सरेपा की कितनी चर्चित पंक्ति हैं जिसको सभी उद्धृत करते रहते हैं। जेहि मन पवन न संचरई, रवि शशि नाही पवेश, तेहि घट चित्त विषाम करूं सरह कही ओवेश। मन, पवन, घट, चित्त, ये सब हिंदी के शब्द हैं। इसलिए सरेपा की हिंदी, सरेपा की भाषा हिंदी के बहुत समीप होने के कारण राहुल सांकृत्यायन का मत सार्वभौमिक मत बन चुका है। बड़े विद्वान हैं राहुल सांकृत्यायन, बहुत बड़े विद्वान, विशेषकर आदिकाल के तो खूब विद्वान हैं। आदिकाल को जब आदिकाल का नाम दिया था तो केवल हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत ही चला था, वरना हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत को छोड़ दिया जाए तो आदिकाल का सर्वाधिक उपयुक्त नामकरण जानते हो क्या है? सिद्ध सामंत काल। और ये सिद्ध सामंत काल आदिकाल का नाम किसने दिया? राहुल सांकृत्यायन ने दिया। तो हिंदी का पहला कवि में आपने सरेपा कह दिया, और मैं ये पूछूं कि हिंदी का पहला महाकवि कौन है, तो आपका जवाब है स्वयंभू। मैंने तो नहीं कहा हिंदी का पहला कवि स्वयंभू है, मैंने तो ये कहा था कि अपभ्रंश का पहला महाकवि स्वयंभू है। स्वयंभू को तो मैंने नहीं कहा। फिर यदि अच्छा, हिंदी का पहला महाकवि यदि स्वयंभू है तो ये चंद्रवरदाई क्या करेगा फिर? इसको क्यों पढ़ते हो कि हिंदी का पहला महाकवि चंद्रवरदाई है, पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य है, ये तो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। ये तो बहुत कॉमन सा सवाल है कि हिंदी का पहला महाकवि चंद्रवरदाई, बलिद्दय, पृथ्वी भट्ट है। अच्छा, खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि कौन है? तो बहुत आसानी से आप जवाब देते साहब, अमीर खुसरो है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पे औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उसमें एक ना गिरे। भरा, धरा, फिरा, सब खड़ी बोली के ही तो शब्द हैं। खड़ी बोली आकारांत है, ब्रजभाषा उकारांत है, अवधि उकारांत है। कैसे कहोगे ब्रजभाषा में? लियो गयो खायो पियो छोरो सासरो, है? खड़ी बोली में कैसे कहोगे? लिया गया खाया पिया छोरा सासरा, आकारांत। अवधि में कैसे कहोगे? लेबऊ देबऊ खाबऊ पीबऊ, उकारांत। अवधि उकारांत है, अपभ्रंश भी उकारांत है, खड़ी बोली आकारांत है, ब्रजभाषा ओकारांत है। बताओ, खड़ी बोली का पहला कवि कौन है? अमीर खुसरो। लेकिन खड़ी बोली का पहला समर्थ कवि कौन है? श्रीधर पाठक। सीधे आधुनिक काल में आ गए। श्रीधर पाठक द्विवेदी काल के हैं,
भारतेंदु काल में भी नहीं आते, द्विवेदी काल में आते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि खड़ी बोली हिंदी का पहला समर्थ कवि है श्रीधर पाठक। क्यों भाई, अमीर खुसरो क्यों नहीं है पहला समर्थ कवि? क्योंकि अमीर खुसरो ने हिंदी में पहेलियाँ मुकरियाँ ही लिखी हैं, उन्होंने हिंदी का कोई बड़ा उपकार नहीं किया। इतनी रचना धर्मिता नहीं है उसकी जितनी श्रीधर पाठक की है। तो खड़ी बोली के पहले समर्थ कवि श्रीधर पाठक। लेकिन यही सवाल आता है तो 50% विद्यार्थी तो वही करके आ जाएंगे, अमीर खुसरो। जबकि खड़ी बोली के पहले समर्थ कवि में समर्थ शब्द को जोड़ा गया, या कि मान लो समर्थ को हटा भी दें और ये पूछ ले कि आधुनिक काल में खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है, तब भी लोगों के दिमाग में वो आधुनिक काल तो भूल जाएंगे और खड़ी बोली का पहला कवि दिमाग में रह गया और करके आ गया अमीर खुसरो। घर आकर पहुंचा, मालूम चला 10-20 सवालों को उत्तर तो घर आके आते हैं। पूरे यार में वो कैसे करके आ गया? अमीर खुसरो तो आधुनिक काल के है ही नहीं, वो तो आदि काल के हैं। यहाँ पूछा क्या, आधुनिक काल में खड़ी बोली के पहले कवि कौन? श्रीधर पाठक। और श्रीधर पाठक हिंदी के पहले स्वच्छंद कवि भी हैं। हिंदी का पहला स्वच्छंद कवि क्या, आधुनिक हिंदी का पहला स्वच्छंद कवि कौन है? तो श्रीधर पाठक है। लेकिन खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकवि पूछ लिया तो अब हम आ गए हरियोध पर। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, उनका प्रिय प्रवास जो कि 1914 में प्रकाशित हुआ, वह खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। अब कई बार सवाल परीक्षा में ये पूछा कि खड़ी बोली शब्द के प्रथम प्रयोक्ता, खड़ी बोली शब्द के प्रथम प्रयोक्ता, प्रथम प्रयोक्ता। अब छात्र इसको नहीं समझ पाता, इसका उत्तर करके आ जाएगा अमीर खुसरो। जबकि अमीर खुसरो ने कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि मैं खड़ी बोली में लिख रहा हूं। यहां तक कि अमीर खुसरो को तो ये पता भी नहीं है कि खड़ी बोली नाम का कोई शब्द भी होता है। ये बात सही है कि उन्होंने अपनी कविता में पहल खड़ी बोली के शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन उसको नाम दिया हिंदवी। क्या? हिंदवी। एक बहुत चर्चित पंक्ति है फारसी भाषा में उनकी, चेमन तूतीय हिंदम और राष्ट्रपुरुषी जेमन हिंदुई पुरस्तानाज गोयम। मुझे अपनी हिंदवी पर गर्व है, मैं तूतीय हिंद हूँ। तोताए हिंद जिसे बोलते हैं, मैं तूतीय हिंद हूँ। यूपी की परीक्षा कई बार ऊट पटांग सवाल पूछती है। तो अमीर खुसरो स्वयं को क्या कहते थे? एक में आ गया तोता ए हिंद, एक में आ गया तूतीय हिंद। अब क्या करें, है तो दोनों ही, लेकिन मूल पाठ में तूतीय हिंद आता है, तोता ए हिंद हम उसको बोल देते हैं, तो उत्तर माना तूतीय हिंद। उन्होंने अपनी हिंदी को हिंदवी का नाम दिया है। क्या नाम दिया है? हिंदवी। तो फिर खड़ी बोली, तो खड़ी बोली शब्द का प्रथम प्रयोग करने वाले हैं लल्लू लाल। लल्लू लाल, जिनकी किताब का नाम है प्रेम सागर। लल्लू लाल खड़ी बोली शब्द के प्रथम प्रयोक्ता लल्लू लाल हैं। खड़ी बोली शब्द के द्वितीय प्रयोक्ता सदल मिश्र हैं। और ये आधुनिक फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित लेखक चतुष्ट में आते हैं। उन्होंने लिखा है प्रेम सागर में, मैं खड़ी बोली छूट और किसी पुट में नहीं लिखूंगा। तो खड़ी बोली शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? लल्लू लाल है। लल्लू लाल की प्रेम सागर 1803 में आती है। इंशाअल्लाह खां के रानी केतकी की कहानी उर्फ उदय भानु सिंह चरित भी 1803 में आती है। और सदल मिश्र की नासिकेतोपाख्यान उर्फ चंद्रावती भी 1803 में आती है। यानी 1803 का वो वर्ष है जहाँ से खड़ी बोली गद्य का निर्माण प्रारंभ होता है। 3 रचनाएं मैंने आपको प्रतिनिधि रचनाओं की डेट बताई है। यद्यपि 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है, लेकिन फोर्ट विलियम कॉलेज में आधुनिक गद्य का निर्माण 1803 से शुरू होता है। 99 बार सवाल पूछ लिया होगा 1800 फोर्ट विलियम कॉलेज, परंतु एक बार तो यह भी पूछ लिया आरपीएससी ने इस परीक्षा से पहले कि आधुनिक गद्य का निर्माण कब से प्रारंभ होता है। उसकी सही डेट थी 1803। उसका रीजन पूछने का ये था। बारीकियों से सवाल खूब आते हैं। अब हिंदी का पहला कवि तो हो गया सरेपा, लेकिन पूछ लिया हिंदी का पहला आचार्य कौन है?
अब साहब आचार्य तो वो होगा जो कि काव्यांग ग्रंथ लिखेगा, जो कि संस्कृत के लक्षण परंपरा का अनुकरण करते हुए काव्यांग ग्रंथ लिखेगा। काव्यांग ग्रंथ वो लिखेगा जो रीतिबद्ध कवि होगा। और हिंदी में पहले पहल काव्यांग ग्रंथों का प्रणयन करने वाले केशवदास है, इसमें संदेह नहीं। ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। काव्यांग ग्रंथों का निर्माण करने वाला पहला व्यक्ति है केशवदास, इसलिए हिंदी का पहला आचार्य कौन है? हिंदी का पहला आचार्य केशवदास है। पर केशवदास तो अलंकारवादी आचार्य है। मूलतः आचार्य दो प्रकार के चले हमारे रीतिकाल में, या तो रसवादी या तो अलंकारवादी। अधिकतर आचार्य रसवादी हुए हैं, लेकिन हिंदी का पहला आचार्य केशवदास अलंकारवादी आचार्य है। कौन? अलंकारवादी आचार्य केशवदास। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि भाई इनकी पहली जो काव्यांग ग्रंथ रचना है उसका नाम तो रसिक प्रिया है, और रसिक प्रिया में तो रस और नाई का भेद मिलता है, वह तो अलंकार का ग्रंथ नहीं है, तो इनको अलंकारवादी आचार्य क्यों कहते हैं? देखो भाई, रसवादी आचार्य और अलंकारवादी आचार्य कैसे कहते हैं कि ये रसवादी आचार्य है या ये अलंकारवादी आचार्य है? जैसे चिंतामणि त्रिपाठी हिंदी का पहला रसवादी आचार्य है, केशवदास हिंदी का पहला अलंकारवादी आचार्य है। क्या केशवदास इसलिए अलंकारवादी आचार्य है कि इन्होंने केवल अलंकार पर लिखा है? नहीं, इनकी तो पहले काव्यांग ग्रंथ ही 1591 91 में आया, जो रस पे आया। इन्होंने तो कवि प्रिया लिखा है अलंकार ग्रंथ, जो बाद में आया 1601 में। इससे मतलब ये हुआ कि अलंकारवादी आचार्य से मतलब ये है जो अलंकार को काव्य का प्राण मानता है। वो लिखता सब पे है। अलंकारवादी आचार्यों ने अलंकार पर भी लिखा है, रस पर भी लिखा है, लेकिन काव्य का प्राण किसको माना? अलंकार को। रसवादी आचार्य में जैसे चिंतामणि त्रिपाठी है, लिखने को उसने रस पे भी लिखा, लिखने को उसने अलंकार पर भी लिखा, लेकिन उन्होंने काव्य की आत्मा रस को माना है। तो जो भी काव्य की आत्मा अलंकार को मानेगा वो अलंकारवादी आचार्य, जो भी काव्य की आत्मा रस को मानेगा वो रसवादी आचार्य है। ये आधार है। ये आधार नहीं है कि भाई अब आप हमको ही देखो ना, अब मैं गणेश जी का भक्त हूं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं हनुमान जी की पूजा नहीं करूंगा। है पूजा मैं सबकी करूंगा, लेकिन आके कहाँ टिक जाऊंगा? ओम गणेशाय नमः। इसका मतलब कि मैं गणेश जी का भक्त हूँ, तो इसी ही कहाँ साबित हुआ कि मैं हनुमान जी का विरोधी हूँ? नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो काव्य की आत्मा जिसको मान रहा है वह उसी विचारधारा का आचार्य है। अब तुम देखो, चलो ये तो पद की बात हुई। आपने याद किया कि हिंदी का पहला कवि सरेपा है, आपने याद किया कि हिंदी का पहला महाकवि चंद्रवरदाई है, आपने ये भी याद किया खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि अमीर खुसरो है। लेकिन एक ग्रंथ के रूप में हिंदी की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? तब एंट्री करता है आचार्य देवसेन, जैन परंपरा का रचनाकार है। और देवसेन की श्रावकाचार 933 ईस्वी में ये रचना आई थी, 10वीं सदी में। और एक ग्रंथ के रूप में हिंदी की पहली रचना कौन सी मानी गई? उत्तर है श्रावकाचार। बिल्कुल नया सवाल। गद्य की बात करो, खड़ी बोली का पहला गद्य ग्रंथ कौन सा है? हमने याद कर लिया कि साहब गंग जो अकबर के दरबारी थे उसने लिखी है चंद छंद वर्णन की महिमा। ये तो ऐसा कह देते हैं कि महिलाएं बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है, पुरुष में पुरुषत्व होता है, वो कठोर होता है। लेकिन एक जो किसकी पत्नी थी, वो पागल सुल्तान की पागल बेगम, जहांगीर की पत्नी नूरजहां। नूरजहां की माता का नाम था असमत बेगम, जिसने सेंट बनाई और फैशन ड्रेसिंग है। उस नूरजहां ने, इतनी बेकार महिला थी, गंग कवि को हाथियों से चिरवा के मार दिया। कवियों ने क्या बिगाड़ा है किसी का? लेकिन बस इनकी ठसक है, इसको मारना है तो मार दो। बढ़िया महिला थी वो। अकबर के समय में सबसे ज्यादा जागीर दी गई थी अब्दुल रहीम खान खाना को, ऐसे कवि थे वो। लेकिन जैसे ही जहांगीर सत्ता में आए
तो नूरजहां के कहने पर पूरी रहीम की पूरी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। तो रहीम को बड़े अच्छे दिन भी देखने पड़े और बहुत खराब दिन भी देखने पड़े, तभी तो नीति के दोहे जैसे रहीम ने दिए कोई और दे नहीं पाया। गंग कवि को मरवा डाला। कई बार पूछा है अकबर के दरबारी कवि कौन थे? गंग कवि। हाथियों से चिरवा के मरवाया। गंग भी अपनी निर्भीकता के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। उन्होंने कहा था दरबार छोड़ते समय कि कबऊ न भड़वा रण चढ़े, कबऊ न बाजे बम्ब, सकल सबाई प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। ऐसे गंग है। और गंग की जगह हम होते नूर जहाँ के पाँव पड़ जाते हैं, मैडम जी तेरे बालक बच्चे खिलाएंगे, काहे को मार रही है? तेरे चरणों में पड़े रहेंगे, तेरे घर में झाड़ू पोंछा करेंगे, जिंदगी से बड़ा उपहार तो कुछ है ही नहीं, इसे क्यों मार रही है? लेकिन कबू ने भड़वा रण छड़े, कबू ने बाजे बम्ब, ये कह के निकला दरबार से, मरवा दिया। गंग जैसे कवि के लिए शुक्ल के इतिहास में एक शब्द आया जो फिर कभी किसी कवि के लिए नहीं आया, कि ये अपने समय के प्रधान कवि थे। प्रधान कवि फिर शुक्ल ने कभी किसी कवि के लिए नहीं कहा। और ऐसे सवाल तो आते हैं कि आचार्य शुक्ल ने किस कवि को प्रधान कवि घोषित किया? कवि गंग। और ये वास्तव में कितने बड़े कवि रहे होंगे कि आप ये देख सकते हो कि खड़ी बोली का जब पहला गद्य ग्रंथ की बात आती है तो चंद छंद वर्णन की महिमा। अब ऐसे मत कर लेना चंद आ गए तो चंद वरदान लिखा है। चंद छंद वर्णन की महिमा खड़ी बोली गद्य का पहला ग्रंथ है जो कि गंग ने लिखा है। लेकिन अब इस प्रसंग में थोड़ा सा ऐसे झोल दे दिया जाए कि खड़ी बोली गद्य का पहला प्रौढ़ या परिमार्जित ग्रंथ कौन सा है? अब उत्तर चला जाएगा राम प्रसाद निरंजनी की तरफ, भाषा योग वशिष्ठ। और अब पूछ लिया कि आधुनिक काल में खड़ी बोली का गद्य ग्रंथ बताओ पहला, तो लल्लू लाल का प्रेम सागर। अब देख लो आप, एक जैसे सवाल हैं लेकिन सबके जवाब अलग अलग हैं। हिंदी का पहला काव्यांग ग्रंथ का नाम बताओ, तब उत्तर हो जाएगा रसिक प्रिया।